स्क्रीन शो हो रही है मैम आपको? ओके देन, so we will start our new class regarding the international law. Till now we covered the definition part of the international law and some of the basic aspects regarding the international law's theories, evolution, subject matter, objects and so many other stuff. नाउ वी कम अबाउट द कि स्टेट हमने बना लिया, इंटरनेशनल लॉ हमने क्रिएट कर लिए, और जुडिडिक्शन पार्ट में हमने ये भी जाना कि भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली म्यूनसिपल लॉ के थ्रू वो नॉर्मल सिटीजन ऑफ द नेशन पे ही अप्लाई होता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेशनैलिटी. हाउ यू विल बी डिस्कस, हाउ विल ट्रीट द वर्ड नेशनैलिटी. कि कहीं भी हम किसी भी जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं तो वी आर डिस्कस द नेशनैलिटी. कि जब दो इंडिविजुअल्स अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर बी रिप्रेजेंट देमसेल्फ थ्रू अ नेशन. कि हम उस नेशन से हैं, हम भारतीय हैं, अमेरिकन हैं, फ्रेंच हैं, दैट्स लाइक दैट. तो नेशनैलिटी क्यों रिक्वायर्ड है? तो दो तीन डेफिनेशन, एक तो फैनबेक ने और एक नोटम बॉम्ब केस ने इनकी डेफिनेशन थी. तो यू विल बी गो थ्रू विद दैट डेफिनेशन एंड बी लर्न अबाउट इट. You will be learn about it. Nationality, if I discuss about the word, it's come from the nation, that you are belong. Nationality show a type of bond with you and your nation. कि from which nation you belong. It can be so by the manifestly and by your work also. And other thing is like that कि nationality you can be changed with it. कि एक तो होता है कि आपने बाई बर्थ एक नेशन से एक अटैचमेंट करा और सिटीजनशिप लेके उसकी नेशनैलिटी लेके आप आगे वर्क कर रहे हो. दूसरा है कि आपने चेंज कर दिया एज पर योर रिक्वायरमेंट. आपने कहा कि नहीं यार, अब ये नहीं, अब ये नेशन है मेरा, नाउ ऑनवर्ड्स आई बिलोंग टू दैट नेशन. इट्स आल्सो भी पॉसिबल इन सो मेनी कंट्रीज कि आप अपना वहाँ की सिटीजनशिप और नेशनैलिटी ले सकते हो. So nationality is somehow we can be say one thing is like that you are representing the state, and the other thing is like that you are representing that state which you want to represent. जिस स्टेट को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसको ही आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. And on the other hand you have to be take the consent from that state. कि that state should also be allowed to you to give you by virtue to give you the nationality to represent themselves. एक तो हम करना चाहते हैं वो बात अलग है, लेकिन जब वो देश हमें अलाउ कर देता है, नाउ इट्स मीन्स दैट नेशन गिव अस द नेशनैलिटी ऑफ इट्स कंट्री. डिड यू गेट दैट पॉइंट? अब क्या है इससे फर्क कि इसमें ना देखो राइट्स एंड ड्यूटी दोनों तरफ क्रिएट होती है. अगर मैंने कहा लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इफ आई सेड आई बिलोंग टू द दैट नेशन, it's my right now, it's become my right to respect that nation, to always be represented in a good manner, always be try to be empowered our nation, to work for our nation. And it's a duty of the nation side that they also be protect me. If anything wrong is occur with me in a foreign country, in any country, then have to be take the responsibility to get back to me, to with my families and with my nation. अगर इंडिया एज ए इंडियन सिटीजन मैं कहीं फंस जाता हूँ तो इंडिया गवर्नमेंट की ड्यूटी बनेगी मुझे वहां पे लेके आए वापस. तो नेशनैलिटी दोनों साइड से राइट एंड ड्यूटी क्रिएट करती है. तो इट्स वेरी कंसाइड टॉपिक कि भाई बिकॉज वी आर नेवर बी गो विद दैट टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि हम इंटरनेशनल लॉ से इतना लोगों का नॉर्मल लोगों का इतना अफेयर नहीं होता. लेकिन अदरवाइज इफ यू लीव द इंडिया एंड यू स्टार्ट टू लिव सम अनदर कंट्री, देन यू विल बी रियलाइज द वैल्यू ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. तब आपको पता चलता है कि आपकी सिटीजनशिप की वैल्यू क्या है. इन द सिचुएशन लाइक वॉर, लाइक यूक्रेन वॉर इज रिसेंटली अकर, देन दे गेट द वैल्यू ऑफ योर सिटीजनशिप, देन दे गेट द वैल्यू ऑफ योर नेशन. वहाँ पे चीज़ों को पता चलता है कि एम्बेसी से टच होना, एम्बेसी की हेल्प लेना, सिटीजनशिप के फायदे क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से लोग स्पेशल वो जैसा आपका नेशन है और जैसे आपके नेशन की स्कीम है, जैसा नेशन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे नेशन की फेस वैल्यू वही फेस वैल्यू आपकी रहेगी. किस कंट्री से हमारे फ्रेंड रिलेशन है तो वो कंट्री हमको फ्रेंड रिलेशन की तरह ट्रीट करेगी. किसी से एनिमी रिलेशन है तो वो एनिमी रिलेशन की तरह ट्रीट करेगी. तो दैट नेशनैलिटी डिफाइंड द हाउ द थिंग्स अकर विद यू. ठीक है.
तो बाय वर्च्यू ऑफ नेशनलिटी क्यों जरूरी है भाई? आपके राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, डिप्लोमेटिक एजेंट्स के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को नेशनल पर्सनैलिटी के साथ कंपाइल करने के लिए। इवन बाय वर्च्यू ऑफ द नेशनलिटी यू द नेशन कैन बी कंपेल्ड टू डू द मिलिट्री सर्विस इन इमरजेंसी सिचुएशन। गवर्नमेंट कैन रिक्वायर टू डू एंड सर्व इन मिलिट्री सर्विसेज। सो मेनी कंट्रीज, ये जनरल प्रोस्पेक्टस बता रहे हैं हम, स्पेशली इंडियन प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग बात नहीं हो रही। काफी कंट्रीज में ऐसे भी प्रोविजन है कि वो अपने सिटीजन्स को कंपेल कर सकते हैं मिलिट्री सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। एंड सो मेनी कंसेप्ट लाइक एक्सट्राडिशंस एंड क्रिमिनल मैटर्स वी आर फर्दर गोइंग टू डिस्कस, दैट आर थिंग्स आर मेजरली अफेक्ट योर द नेशनैलिटी, कि जिस तरीके की नेशनैलिटी होगी उसी तरीके से एक्सट्राडिशन, असाइलम जैसे कंसेप्ट आप डील करेंगे, ठीक है। नाउ इफ आई डिस्कस कि भाई ये एक्वायर कैसे होगा, तो चार पांच बड़ी नॉर्मल से फिलॉसफी है। फर्स्ट इज अबाउट द नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन इज लाइक बाय बर्थ। आपने किसी कंट्री में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, तो बाय नेचुरली यू गेट द सिटीजनशिप ऑफ देयर अंटिल अनलेस यू आर एक्वायर दैट सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। आप अगर इंडिया में बॉर्न करते हैं तो आपको नेचुरली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी अंटिल अनलेस कि आप मना ना करें। आप अगर ये कहें कि नहीं जी यहाँ की नहीं, मेरी तो कहीं और से बात चल रही है, या फिर मेरी तो फादर मदर किसी और कंट्री की है, मैं तो वहाँ की सिटीजनशिप लूँगा, दैट कैन बी अकर, ठीक है। सेकेंड इज अबाउट द रिजम्पशंस। This type of mode is rarely followed and seen. Suppose if you lost your citizenship from India due to some any reason, किसी भी रीजन की वजह से आपने अपनी सिटीजनशिप लॉस कर दी, देन यू कैन अगेन स्टार्ट एंड रिज्यूम योर सिटीजनशिप अगेन विद फुलफिल द सम स्पेसिफिक प्रोसीजर्स एंड सर्कमस्टांसेस। कि भाई किसी कारण से, जैसे मैं आपको बताऊं, आई थिंक इन अमेरिका का सिचुएशन ये है कि अगर आप 3 साल से ज़्यादा के लिए फॉरेन चले जाते हैं और अमेरिका में रिटर्न बैक नहीं करते, तो आपकी सिटीजनशिप या नेशनलिटी सीज हो जाती है। उसको रिज्यूम करा जा सकता है, उसके कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं, उसको डील करके सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट करके देन कैन यू रिज्यूम इट, ठीक है। तो वो रिजम्पशंस है, गेट इट। Second thing is about the secession. It's like that when the territory of one state or the whole state is ceded to the another state, citizen of the foreign state acquire the nationality of the later one. Simple is like that कि आपकी टेरिटरी को आपने मतलब किसी और की टेरिटरी के साथ आप सीड कर गए, आपने एक्यूमुलेट कर लिया उनके साथ कि आपके और हमारी ये कब सिमिलर टेरिटरी है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई थिंक इफ आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ सिक्किम हियर, सिक्किम ने इंडिया के साथ इंटीग्रेट करके कहा कि आज से हम इंडियंस हैं, तो जो सिक्किम के जितने सिटीजन्स हैं नाउ दे बिकम द इंडियन, ठीक है। तो इस तरीके का भी एक वे है जिससे आप टेरिटरी को, आपकी नेशनैलिटी को एक्वायर कर सकते हो, गेट इट। जैसे कि सपोज आपकी कंट्री है और वो कंट्री बाद में दूसरी कंट्री के साथ टाइप कर लेती है कि अब हम इसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो जिस नई कंट्री में आप मर्ज होंगे उसकी नेशनलिटी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, यू विल एक्वायर द न्यू नेशनलिटी विद देयर। जैसे कि सिक्किम इंडिया में मर्ज हुआ तो सिक्किम के लोगों की पहले अलग नेशनलिटी थी, जैसे इंडिया के साथ जुड़े तो उनकी इंडिया के साथ नेशनलिटी ज्वाइन हो गई। अच्छा, इसी का एक तरीका होता है सब्जुगेशन। सब्जुगेशन क्या होता है कि सपोज वन स्टेट डिफीट द अनदर स्टेट, एक कंट्री है उसने दूसरी कंट्री को वॉर में डिफीट कर दिया और नाउ दे आर कैप्चर दैट स्टेट। तो अब जो नई कंट्री, पुरानी कंट्री को जिसको कैप्चर करा गया है नई कंट्री के द्वारा, तो जो कंट्री कैप्चर हुई है उसके सब लोगों के सिटीजन उस नई कंट्री के साथ जुड़ जाएगी। जैसे कि चलो ये एग्जांपल तो थोड़ा एथिकली सही नहीं होगा। सब जब हम ब्रिटिश एम्पायर के रूलशिप में थे, वैसे तो हम इंडियन सिटीजन थे, अगर वो हमें एज ए एक्वायर करके और एज ए कंट्रोल करके रखते तो मे बी वी दे आल्सो ट्रीट अस एज अ ब्रिटिश सिटीजन, ठीक है। तो या फिर हम पाकिस्तान को ऐसा छोड़ते, वो छोड़ते हैं, पाकिस्तान को कल को हम एक्वायर कर लें तो जितने भी वहां के लोग होंगे नाउ दे बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई वॉर हो जाए मे बी मोदी गवर्नमेंट कर सकती है, दे कैन डू, ठीक है। तो एस टाइप दैट टाइप ऑफ सिचुएशन दे कैन डू इट, वो सब्जुगेशन का मैटर होगा। लास्ट वीक
देखो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, अभी क्या है, ये पुराने टाइम का कंसेप्ट था सब्जुगेशन, राजा महाराजा टाइम। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी भी कंट्री को कैप्चर करना इट्स अ डिफिकल्ट एंड द इम्पॉसिबल टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि हर कंट्री अपने आप में पेट्रियटिज्म है, लोग अवेयर है अपने राइट से। तो आपने जो ये सवाल करा ना कि क्या पता वो लोग नहीं करें उसको एक्सेप्ट, इट कैन अकर। तो वहां पे जो रिबेल होगा, जैसे कि यूक्रेन लड़ा है, वॉर में हम देख सकते हैं कि यूक्रेन के जो लोग हैं, यूक्रेन के जो सिटीजन है, वो रसिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ऐसा तो रशिया के लिए भी पॉसिबल नहीं कि यूक्रेन के हर बंदे को मार दे, वो तो जेनोसाइड हो जाएगा, और दैट विल नॉट बी एक्सेप्ट बाय द एनी ह्यूमन एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज। तो ये पुराना कंसेप्ट है, जो राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था। तो पहले तो ये था कि राजा हार गए, राज्य हार गए। अब वो सीन नहीं रहा, अब तो देखो डेमोक्रेसी का टाइम है, हर कोई अवेयर है अपने राइट से, ठीक है। सो दैट थिंग इज ओल्डर कंसेप्ट है, तो वी जस्ट आर गेटिंग द रीड ऑफ इट, ठीक है। लास्ट इज अबाउट द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज अ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी, यू कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री बाय देयर द फुलफिल देयर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। हर कंट्री की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको फुलफिल करके आप वहाँ के सिटीजनशिप में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ब्रिटेन का, यूके का एक कंसेप्ट है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अगर आप वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करते हैं ना, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, एक अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने डिसाइड कर रखा, वो लेके जाओ वहाँ पे यूके की किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दीजिए। आप अपना नया बिजनेस ही ओपन कर लीजिए वहाँ पे अपने नाम से, बस इन्वेस्ट कर दीजिए वहाँ पे, तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। So that is the mode of acquiring the nationality. अब now we discuss about how can we lose our nationality। भाई कुछ तरीके भी हैं इसके लूज होने के, खोने के। फर्स्ट इज अबाउट द रिलीज। रिलीज लाइक सिंपल इज दैट कि आई वांट टू बी लीव माई नेशनैलिटी, कि मुझे अब अपनी नेशनैलिटी छोड़नी है, मुझे उससे रिलीज होना है। देन आई विल बी अप्लाई टू द गवर्नमेंट कि भाई मुझे मेरी नेशनैलिटी मुझे छोड़ दें, मैं तो किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। देन द गवर्नमेंट गिव द एनओसी, हाँ आप रिलीज हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन इज लाइक दैट द गवर्नमेंट मेक अ सम ऑफ द लॉज कि इफ यू ब्रेक दैट टाइप ऑफ लॉ यू विल बी डेप्राइव फ्रॉम योर नेशनैलिटी, कि अगर आपने ये लॉज ब्रेक कर दिए तो आपकी नेशनैलिटी आपसे छीन ली जाएगी, सिटीजनशिप आपसे छीन ली जाएगी, ठीक है। एक्सपायरेशन इज समथिंग लाइक दैट कि किसी कंट्री ने आपको नेशनैलिटी या सिटीजनशिप दी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, आपको वो रिन्यू करवानी है। If you not be renew that citizenship, that it will be expire, ठीक है। वो वीजा वाला सीन होता है ना, रिन्यू करवाने वाला, सिमिलर लाइक नेशनैलिटी आपको रिन्यू करवानी है। सेकंड इज अबाउट द रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन इज लाइक कि आपने कोई प्रोसीजर फॉर्मेलिटी नहीं करी, आपने जस्ट यू रिनाउंस दैट कि नाउ आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। आप किसी कंट्री के सिटीजन, सपोज आप ही कल कह देते हैं कि भाई मैं आज से इंडिया का सिटीजन नहीं हूँ, तो इंडियन गवर्नमेंट में कोई मरी नहीं जा रही, वो भी कहे भैया जा, ठीक है। तो रिनाउंस विद दैट कंट्री। डेप्रीवेशन इज लाइक कि आपने कोई लॉ ब्रेक कर दिया, म्युनिसिपल लॉ बनाए हुए हैं किसी कंट्री ने कि अगर आपने कभी भी ये लॉ ब्रेक करा तो आपसे आपकी नेशनैलिटी छीन ली जाएगी। कुछ कंट्रीज में ऐसे लॉज अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज आपको किसी मर्डर के रूल पे आपने कह दिया कि अगर आप कोई मर्डर कर देते तो आपसे आपकी नेशनैलिटी छीन ली जाएगी, दैट लाइक द थिंग्स। क्या चीज? रिबेल पे भी हो सकता है, वो तो लॉ से मैटर है, ये मैं स्पेसिफिक लॉ पे बात नहीं कर रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ऐसा प्रोविजन किसी किसी कंट्रीज में मिलते हैं जहाँ पे वो लोगों से कहते हैं कि अगर आप कुछ टाइप के प्रोहिबिटेड एक्ट करते हैं तो आपसे हम आपकी सिटीजनशिप छीन लेंगे। मे भी हो सकता है लाइफ टाइम के लिए छीन ले, मे भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए छीन ले, टाइप ऑफ पनिशमेंट बना रखी है उन्होंने ये, ठीक है। लास्ट वी कंसर्न विद द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इज लाइक दैट कि इंडिया के साथ स्पेशल ये कि अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है और आपने किसी फॉरेन कंट्री में अप्लाई भी कर दिया या फिर आपको किसी फॉरेन कंट्री में सिटीजनशिप मिल गई, तो ऑटोमेटिकली आपको इंडिया की सिटीजनशिप से रिलीज कर दिया जाएगा, इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है। रिनाउंसिएशन इज सिंपल लाइक द रिनाउंस हिज नेशनैलिटी। देखो रिलीज में हमने क्या करा था, हमने गवर्नमेंट के पास जाके अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करी थी कि अब मुझे रिलीज कर दिया जाए, मुझे आपकी नेशनैलिटी नहीं रखनी। रिनाउंसिएशन में मैंने रिनाउंस कर दिया, मैंने खाली अपने आप से कह दिया और लोगों को बता दिया कि मैं आज से इंडियन सिटीजन नहीं हूँ।
आफ्टर द अनाउंसमेंट यू ऑटोमेटिकली लूज योर नेशनैलिटी। तो इंडियन गवर्नमेंट आपको ऑटोमेटिकली आपकी नेशनैलिटी खत्म कर देगी। कोई आपने प्रोसीजर वर्क नहीं करा, यू जस्ट सेड टू द ऑल एवरीवन। ठीक है, रिनाउंस करना नहीं होता कि मैंने ये चीज छोड़ दी, यू वॉलंटरी रिनाउंस दैट कि आई लीव दैट थिंग। ठीक है। Second thing is about the substitution. I read to for the substitution to the some state provide for substitution of nationality. According to this principle, a person may get the nationality of a state in place of nationality of the another place. कि आपने अपनी नेशनैलिटी को सब्सिट्यूट कर लिया, आपने अपनी नेशनैलिटी को सब्सिट्यूट कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, एक देश की नेशनैलिटी छोड़ के दूसरे देश की नेशनैलिटी से चेंज कर लिया कि नाउ आई एम फ्रॉम दैट कंट्रीज सिटीजन। गेट इट। दो लॉ होते हैं, मैं आपको बताऊं कि जैसे किसी किसी कंट्रीज में तो ये होता है कि आपको वहां की सिटीजनशिप आपके पास है और आपने किसी एक दो कंट्री की और सिटीजनशिप ले ली, तो सम ऑफ द कंट्री आर नॉट कंसर्न अबाउट कि आपके पास कितनी सिटीजनशिप है। हमारी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, औरों की है तो हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं। पर इंडिया के साथ सीन ये है कि आपके पास सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप होगी, अगर आपने कहीं और की सिटीजनशिप ले ली तो अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपने कहीं और की सिटीजनशिप ले ली तो वो रिनाउंस में भी आया और सब्स्टिट्यूशन में भी आया। ठीक है, कि आपने एक कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ के दूसरी के लिए सब्स्टिट्यूट करा। रिनाउंस आपने जब दूसरे के लिए ली तो ऑटोमेटिकली हमें इंडियन के लिए रिनाउंस करते हैं कि इंडिया को नहीं हो, अब आज से उस कंट्री का हूं। ठीक है, क्योंकि इंडियन कंट्री आर नेवर बी अलाउ द ड्यूअल सिटीजनशिप। वो 2, 3, 4 ऐसी सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती। वो कहती है भैया हमारे हो तो या तो हमारे हो या हमारे नहीं हो। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हाँ बोलना, वो क्या चीज? रिलीज में और रिनाउंसिएशन में ये कि रिलीज में तो आपने कंप्लीट वर्क करा उस कंट्री के साथ कि भाई मैं इंडिया का हूँ, मैं इंडियन गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि मुझे छोड़नी है और मैंने लिख के दे दिया, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज जो भी उनकी है वो कंप्लीट करी। रिनाउंसिएशन में मैंने सच कोई रिटर्न वर्क नहीं करा, मैंने प्रोसीजर फॉर्मेलिटी नहीं करी, मैं गया और मैं दूसरी कंट्री में अप्लाई करने लगा। मैंने या फिर कहीं और की सिटीजनशिप लेके कह दी कि आज से इंडियन नहीं हूँ, आज से मैं मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में कैनेडियन सिटीजनशिप रहेगी, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप रहेगी, तो इंडिया की अपने आप ही छूट जाएगी। आपने रिनाउंस कर दिया, आपने अपने मन से कह दिया कि आप इंडियन नहीं हो। ठीक है, दैट थिंग इज दैट। नाउ द क्वेश्चन इज रेज कि भाई इतना नेशनलिटी पे हु एंड क्राई क्यों? ऊपर की अभी हमने इंपोर्टेंस तो पढ़ी। वन थिंग आई वांट टू बी ऐड दैट इंपोर्टेंस इज दैट कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना मैम, नॉट ओनली विद द इंडिया, इन सो मेनी अदर कंट्रीज, कि वो अपने सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं। आप अगर किसी कंट्री फॉरेन में जाते हैं तो आपको वो सारे प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। स्पेशली कंसर्न अबाउट द फंडामेंटल राइट्स कि हमें सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। इंडिया में भी सिटीजन्स के ऐसे काफी फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिल रहे हैं। Apart from that, political advantage, partnership of the politics, these are also the extra thing which are provided to the citizens. दो चीजें होती हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, डोमिसाइल और सिटीजनशिप। डोमिसाइल मीन्स रेजिडेंस। By virtue of the domicile of a country, you just give the proof that I live in that country. I live in that country from the so many years या फिर particular time period से मैं उस country में रह रहा हूँ। That is the domicile. Citizenship, it's the right. It's a complete right to participate in the political portions of that country. पॉलिटिक्स में जो पार्टिसिपेट करने का राइट मिलता है वो सिटीजनशिप से मिलता है, वो सिटीजन्स को मिलता है। रहना किसी कंट्री में और सिटीजनशिप लेना, इट्स अ टू डिफरेंट थिंग। डोमिसाइल का मतलब सिटीजन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं काफी टाइम से रह रहा हूँ, नाउ आई शुड गेट द सिटीजनशिप, नो, इट्स कंप्लीटली नो, बिग नो। whatever the procedure provided by the Indian government, you have to be fulfill all these. अगर वो आपका प्रोसीजर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ ओनली दैट बेसिस कि मेरा रेजिडेंस है यहाँ, वी कैन नॉट बी गिव टू द सिटीजनशिप हियर। ठीक है, यहाँ पे रहने का अधिकार, रहने की इजाजत की जो राइट्स हैं वो अलग हैं और सिटीजनशिप के राइट्स अलग हैं। अगर हम किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं
हाँ। है पहले, और फिर वहाँ की ले लेते हैं, और दोबारा से हम यहाँ आए तो क्या हमारे को सिटीजनशिप मिलेगी फिर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। जब तक आप वहाँ की छोड़ेंगे नहीं और यहाँ की रिज्यूम नहीं करेंगे, जो रिज्यूम पढ़ा था ना अभी हमने पहले, दोबारा से चालू नहीं करेंगे, जो भी उनकी प्रोसेस फॉर्मेलिटीज होंगी वो नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं मिलेगी। और मे भी हो सकता है कि डिनाई कर दें कि अब आपको मिले ही ना। रिज्यूम में तो ये था कि हमने एक बार अपनी लूज कर दी है। हाँ हाँ हाँ, एक बार हमने लूज कर दिया, नाउ वी रीस्टार्टेड। वो पॉज और रिज्यूम का बटन होता है ना, पॉज पे वीडियो रुक जाती है, रिज्यूम से वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है, दैट इज रिज्यूम। तो सर फिर दोबारा से क्या सिटीजनशिप मिल सकती है, सिर्फ डोमिसाइल? नहीं, सिटीजनशिप भी मिल सकती है, वो तो लॉज होंगे अलग, इंडियन सिटीजनशिप जो एक्ट होगा वो डिसाइड करेगा, ओके सर। है ना। वो तो इंडिया के अपने प्रोसीजर फॉर्मल्स हैं जो जिस बेसिस पे वो देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। थैंक यू सर। चलो, नाउ द सेकंड कंसेप्ट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन इज सिंपली, इन सिंपल वर्ड वी कैन बी सेड टू लिव टू परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री। किसी फॉरेन कंट्री में परमानेंटली सेटल होने को इमिग्रेशन कहते हैं। We are not concerned about the citizenship and domicile. We are going and start to live there in any way. वीजा एक्सटेंड करा के हम वहाँ रहने लगे, या फिर जॉब के थ्रू हम वहाँ रहने लगे, जो भी कोई कारण है उस तरीके से हमने वहाँ रहना स्टार्ट करा। मे भी हो सकता है सिटीजनशिप भी ले ले, डोमिसाइल भी ले, कोई भी ले ले, पर हम प्राइमरी वी आर कंसर्न अबाउट टू लिव देयर इन अ परमानेंट मैनर। इसे हम इमिग्रेशन कहते हैं। अब इमिग्रेशन दो टाइप से होते हैं, सिंपली लीगल और इलीगल। लीगल तो भैया जॉब पर्पज से गए, एजुकेशन पर्पज से गए, उस कंट्री की कंसेंट से एंटर करें, ऐसा नहीं कि चुपचाप चोरी छुपे एंटर कर लिया। और इलीगल इमिग्रेशन इज लाइक दैट कि आप इलीगली वहां चले गए, अब वहां जॉब सर्च कर रहे हैं, बैगिंग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं वहां पे जाके, छोटे छोटे गंदे गंदे काम कर रहे हैं। दैट इज अकर्ड सो मेनी टाइम, आपने देखा होगा काफी मूवीज में, इलीगली वहां चले जाते हैं चुपचाप, ट्रंक्स में और ट्रक्स में भर के, सिप में भर के चले जाते हैं। दैट इज द इलीगल माइग्रेशन, इमिग्रेशन। ठीक है, उनको कई बार डिबोर्ट भी कर दिया जाता है वापस अपनी कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग विद द इलीगल, वी आर जस्ट थिंक अबाउट द लीगल। इलीगल का तो अलग प्रोविजंस है, उनको वापस भेज दिया जाएगा। नाउ कम टू द लीगल इमिग्रेंट्स। अब लोग जाते क्यों हैं, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दैट? भाई बेटर डेवलपमेंट के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए, अच्छे रिफॉर्म्स के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, कुछ वायलेंस के कारण भी चले जाते हैं कि भाई हमारी कंट्री में तो वायलेंस ज़्यादा है, माइनॉरिटीज़ को जीने नहीं देते, या फिर मोमडन्स को, हिंदू को जीने नहीं देते, इसलिए मैं गल्फ कंट्री में आ गया, क्रिश्चियन कंट्री में आ गया। मैनी रीजन कैन बी अगर टू बी फॉर द इमिग्रेशन। वी आर डिस्कस नाउ अभी द कॉन्सिक्वेंस। भैया इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका बड़ा ही मेजर इफेक्ट होता है। First major effect is the there is a concept, I forget the name of, brain drain बोलते हैं कुछ, जहाँ तक मुझे याद है ब्रेन ड्रेन इज लाइक कि इंटेलेक्चुअल लोगों का आपकी कंट्री से चले जाना। जैसे कि हम देखें कि इंडिया ने इंजीनियर क्रिएट करे, पढ़ाया लिखाया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने रिसोर्सेज वेस्ट करे उस पर, नाउ ही जस्ट विदाउट एनी थिंक एनी विदाउट टेक एनी नोटिस रिगार्डिंग द इंडिया, ही जस्ट गो टू द फॉरेन कंट्री एंड गिव देयर सर्विसेज टू देम। फॉरेनर्स को वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। व्हाट अबाउट द इंडिया? वो नहीं आ रहा वापस। तो इसको कहते हैं कि हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों का बाहर चले जाना, क्योंकि हम जॉब नहीं दे पा रहे, बेटर इन्वायरमेंट, बेटर पैकेज, बेटर फैसिलिटीज हम नहीं दे पा रहे, और लेक ऑफ पेट्रियटिज्म की जो कमी है, बेटर चीज नहीं दे पा रही, एक चीज ठीक है, बट इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट सिटीजन हु आर द इंटेलेक्चुअल विद द इंडिया, हु आर हैव द गुड इनफ नॉलेज विद देमसेल्फ टू मेक इंडिया गुड। उनका काम है ये। अब वो ही जब उनका टाइम आया देश के लिए कुछ करने का, वो बाहर चलेगी। चलो चली भी गए, एटलीस्ट उल्टे तो आ जाओ, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद तो आके इंडिया के लिए कुछ तो सर्विसेज दो। ठीक है, दैट इज आर द मेजर कॉन्सिक्वेंस विच द सो मेनी कंट्रीज लाइक अ डेवलपिंग कंट्री फील दैट थिंग। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, इंटेलेक्चुअल ब्रेनीज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो अच्छी कंट्री के क्रीम बच्चों को ले जाते हैं। ठीक है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो उसको बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं। ठीक है,
हाँ, क्योंकि उनकी इंटेलेक्चुअल जा रहे हैं, उनकी कंट्री डेवलप नहीं कर पा रही। ठीक, सो दैट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इमिग्रेशन। अब इसमें हमें अब इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने बात करी इलीगल माइग्रेंट्स की, इलीगल वर्कर्स की, इसमें दो तीन चीजें। एक तो होता है कि व्यक्ति विलफुली जाता है, इलीगल तरीके से चोरी छुपे जा रहा है। कई बार क्या हो रहा है कि हमने किसी को बहला फुसका के ले जाते हैं। अबडक्शन वाला जो आईपीसी में ऑफेंस था ना, कि वहां पे तुझे ऐसी जॉब दे देंगे, वो दे देंगे, तू चल अमेरिका चल, वहां मौज हो जाएगी, इतना पैसा घर भेजेगा, और वहां पे कुछ मिला नहीं, फिर बंदा वहां जाके फंस गया। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि इंडिया वापस आ जाए। सो दैट इज द अबडक्शन। तो इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन जो माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेट वर्कर्स है, या फिर जैसे कई बार क्या होता है परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज होती है, वो अपनी कंट्री में वायलेंस और की वजह से काफी ज्यादा परेशान है, और माइनॉरिटीज है, और झट फिर वो अपनी कंट्री से पलायन कर जाते हैं, उस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाने लगते हैं। अब जिससे क्या होता है कि जो सडन किसी कंट्री में बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है, लेबर बढ़ जाती है, उस कंट्री के लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। अब वो भी उन्हें भगाने लगी, अब इनके पास कोई देश बचा नहीं, स्टेटलेस हो गई। इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन यूएन कम इन पिक्चर एंड ही मेक अ कमेटी ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स के रिगार्डिंग उन्होंने कमेटी बनाई, और कुछ माइग्रेंट्स के रिगार्डिंग उन्होंने लॉ क्रिएट करा, एंड दे इंश्योर दैट दे हैव द राइट टू लीव, right to enter in any state, they have the right to life, right, and protected by the rule of law. They have to be there cannot be subject to the torture, cruelty. This should be treated as a human being in a dignity manner. This should be have the freedom of thought, conscience, religion, deprived of the property, not arbitrary decision can be taken against it. They are treated as a equality. Get it? उन्हें अच्छे से ट्रीट करा जाएगा, आने जाने दिया जाएगा, शेल्टर दिया जाएगा, लाइफ दी जाएगी। उसके बाद कोई कंट्री उसे फोर्सफुली मार वार नहीं सकती। अगर आपको वो नहीं रखने तो उस कंट्री में उसे डिपोर्ट करें जिस कंट्री के वो हैं। ऐसा नहीं कि मान लगाने लगे उन पे, उनको गलत तरीके से जब ट्रीट कर रहे हो, ह्यूमनली उनको ट्रीट नहीं कर रहे, दैट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, so that is the illegal migrants law regarding the illegal migrants available. Some of the convention on the refugees also occur in the Universal Declaration of Human Rights 1948. Refugee, you know what the refugee? रिफ्यूजी जो दूसरी कंट्रीज की से छोड़ के अगर दूसरी कंट्री में आते हैं, एक अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आते हैं, इन सीक ऑफ शेल्टर, असाइलम देयर। ठीक है, अब उनके साथ कई बार कंट्रीज में रिफ्यूजी कैंप लगाने पड़ते हैं, बड़ी तादाद में रिफ्यूजी आ जाते हैं, किसी रॉयट्स का शिकार हुए हैं, किसी किसी मिसहैपनिंग का शिकार हुए हैं। तो एट दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इट्स वेरी रिक्वायरमेंट टू एटलीस्ट ट्रीट देम एज अ ह्यूमन बिहेवियरली, ह्यूमैनिटी के साथ उनको ट्रीट करा जाए, और ये मेथड लगाए जाए कि उसे उनकी कंट्री में कैसे वापस भेजें, या फिर उनके लिए क्या हम बेटर कर सकते हैं। ये नहीं कि वो भग के आए तो उनको भगा दिया, अब वो बीच बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं जी, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाए, तो मारा नहीं जा सकता ऐसे। गेट इट? सो दैट इज द थिंग्स रिगार्डिंग द रिफ्यूजी। नाउ द कंसेप्ट आर कम द एक्स्ट्राडिशन। दो चीजें होती हैं, एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम। एक्स्ट्राडिशन इज लाइक दैट कि सम ऑफ द क्रिमिनल ऑफ ए वन कंट्री go in a seeking of a asylum, या फिर go in a seeking of a shelter to in another country. ठीक है, now it is the duty of the that country where the criminal has been gone to return back to them, and that process of the return to that criminals are called the extradition. ठीक है, आप किसी अपनी कंट्री में ऑफेंस करके दूसरी कंट्री में चले गए, अब जिस प्रोसेस के तहत वो क्रिमिनल दोबारा अपनी कंट्री में आएगा उसे हम एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। दो डेफिनेशन लोगों ने दिए, स्टार्क ने और ओपनहेम ने। ओपनहेम बात कर रहा है सारे प्रोसेस को, एक्स्ट्राडिशन को एक डिलीवरी कह के, और एक्स्ट्राडिशन को स्टार्क कह रहा है रेसिप्रोसिटी प्रोसेस। वो कह रहा है कि रेसिप्रोसिटी प्रोसेस है, वन स्टेट सरेंडर द अनदर स्टेट एज इट्स रिक्वेस्ट। ए पर्सन हु एक्यूज्ड ऑफ अ ऑफेंस, नाउ द वन स्टेट ड्यूटी टू सरेंडर दैट पर्सन टू द अनदर स्टेट फ्रॉम वेयर ही इज एक्यूज्ड। गेट इट? जिस देश के वो अपराधी हैं उस देश को वापस सौंप दिया जाए, ये माना जाता है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी से। ओपनहेम की पढ़ते हैं। ओपनहेम सेज दैट द एक्स्ट्राडिशन इज अ डिलीवरी ऑफ एन एक्यूज्ड और अ कन्विक्टेड इंडिविजुअल टू द स्टेट ऑन हुज टेरिटरी
ओपनिंग कहता है कि उस एक्यूज्ड की डिलीवरी करना उस स्टेट को जिसके यहाँ पे इन हुज टेरिटरी ही इज अलीज टू कमिट और टू हैव कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, जहाँ पे उसके ऊपर आरोप लगा है क्राइम करने का या फिर कन्विक्ट हो चुका है, घोषित हो चुका है कि इसने एक क्राइम करा है. That is the opening. Stark says that the term extradition denote the process. It's a process whereby under a treaty, एक एग्रीमेंट के तहत अपॉन अ बेसिस ऑफ रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी के प्रोविजंस के तहत वन स्टेट, एक देश सरेंडर टू द अनदर स्टेट, दूसरे देश को सरेंडर करता है एट इट्स रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट पे एक पर्सन, एक व्यक्ति को, जो एक पर्सन है जो कि आरोपी है या फिर आरोप घोषित हो चुका है, उस पर दोषी है या आरोपी है, ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट द लॉ ऑफ रिक्वेस्टिंग स्टेट, कि उस स्टेट के अंदर जिसने कोई आरोप करा है उस व्यक्ति को एक प्रोसेस के थ्रू सरेंडर करना एक्सट्राडिशन कहलाता है. ठीक है, तो स्टार्क तो कह रहा है कि ये एक प्रोसेस है और ओपनहिम कह रहा है डिलीवरी है. कॉइन वर्ड्स इज द डिलीवरी एंड प्रोसेस. ठीक है जी, इससे आप इनकी डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करोगे. अब क्या है कि काफी सारे लॉज बने एक्सट्राडिशन का, एज सच इंटरनेशनली एक कंबाइंड कोडिफाइड लॉ नहीं बना, दैट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द ट्रीटी. ट्रीटी बेस्ड लॉ चल रहे हैं एक्सट्राडिशन के. ट्रीटी इन द सेंस कि या तो 2-4 कंट्रियों में मिलकर एक ट्रीटी होगी, या फिर जब एक मेरा कोई सपोज मेरा कोई कन्विक्टेड ऑफेंडर है और वो जाके अमेरिका में चला गया, तो केवल उसी व्यक्ति के लिए मैंने उससे एग्रीमेंट कर लिया कि यार ये मेरा ना ऑफेंडर मुझे वापस कर दे, सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए. ठीक है, दैट इज द ट्रीटी. अब इसमें पता है होता क्या है, रियल पॉलिटिक्स कहाँ होती है कि मेरा ऑफेंडर वहां चला गया और खूब सबको पता है, पूरी दुनिया को पता वहां है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे पास तो है ही नहीं जी, यहाँ आया ही नहीं. जैसे दाऊद के केस में हो रहा है, दाऊद के केस में यही तो कह रहा है पाकिस्तान यहाँ तो है ही नहीं. ओसामा बिन लादेन के केस में भी वो यही कह रहा था, यहाँ तो है ही नहीं जी. अब जब ये कह दे यहाँ है तभी तो ट्रीटी हो, है ना. जब उसने यही कह दी यहाँ नहीं है तब तो बात ही खत्म होगी. पॉलिटिकली ये हो रहा है. दूसरी इसमें क्या चीज है, एक लॉ में छोटा सा आपको बताऊं कि सपोज इंडिया का कोई ऑफेंडर यूके चला गया मर्डर करके. अब इंडिया में मर्डर की पनिशमेंट है 10 ईयर और यूके में सपोज फॉर एग्जांपल चल रहा है ना, ये यूके में पनिशमेंट है 5 ईयर. तो इंटरनेशनल ट्रीटी लॉ ये कहता है कि जिस कंट्री से आप उस जिस ऑफेंडर को लेके आ रहे हो जिस ऑफेंस के लिए, तो उस कंट्री में, यहाँ इसका मतलब यूके में जितनी पनिशमेंट है ना 5 साल की, इससे ज्यादा आप इंडिया में नहीं दे सकते. अब गेट इट, इससे ज्यादा अब इंडिया में पनिशमेंट नहीं मिल सकती, चाहे इंडिया में उसकी कितनी पनिशमेंट है. हाँ, भागते बिल्कुल. लंदन में आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट एरिया, कि वहां पे एक स्पेसिफाइड एरिया है जहाँ पे इंडियंस के सारे क्रिमिनल वहीं रहते हैं, भाग के वहां जा रहे हैं वो. अभी ये भी तो चला गया, विजय माल्या गया, विजय माल्या ने वहां जाके, मैं बताता हूँ एक पर्टिकुलर टाइप का अमाउंट है कि इतना इन्वेस्ट कर दो सिटीजनशिप मिल जाएगी. उसने जाती वहां हीरो का व्यापार स्टार्ट कर दिया फिर से. नीरव मोदी, विजय माल्या, इन दोनों ने वहां पे जाके हीरो का व्यापार स्टार्ट कर दिया. इतने पैसे थे, इन्होंने वहां जाके इन्वेस्ट कर दिया, उनको बड़ी अच्छी वाली प्रिविलेज सिटीजनशिप और मिली है. जैसे इंडिया में तो सब सिटीजन कॉमन है, वहां तो प्रिविलेज सिटीजनशिप का जो ग्रीन कार्ड वगैरह कुछ ऐसा होता होगा ना, उसका जो प्रोविजन है वो सब मिले उन्हें तो. ठीक है, दैट इज द ट्रीटी. ट्रीटी या तो 3-4 कंट्रीज के बीच में होगी या फिर किसी स्पेशल ऑफेंडर के रिगार्डिंग भी हो सकती है. ठीक है जी. अब यहाँ पे एक हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ICPO या फिर इंटरपोल. ठीक है जी, ICPO या इंटरपोल पूरी दुनिया की सारी पुलिस फोर्स को एक कोऑपरेटिव मेल में मिला के हमने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी जिसे हम इंटरपोल बोलते हैं. यूएन का इनिशिएटिव था, 1948 में यूएन की जनरल असेंबली ने स्टार्ट करा इनिशिएटिव एंड देन दे मेक इट द इंटरपोल. इंटरपोल का वर्क क्या है कि सपोज आपके यहाँ से कोई ऑफेंडर है और जैसे ही वो इंडिया छोड़ के भग गया, now you just give the picture and the photos and all detail regarding with the crime of that offender to give the Interpol, और Interpol हर कंट्री में वो सर्कुलेट कर देगा कि भाई ये इंडिया का ऑफेंडर है, जैसे आपके यहाँ मिले काइंडली इन्फॉर्म अस.
ठीक है, दैट इज द प्राइम वर्क ऑफ द इंटरपोल, और वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेट करेगी इसे, ठीक है। अब नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द इंडिया कि भाई इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन पे क्या लॉ क्रिएट करे, तो फर्स्ट वी क्रिएट द इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। तो स्पेशल प्रोविजन हमने बना रखा है, स्टैट्यूटरी लॉ क्रिएट कर रखा है, दैट एक्ट इज डील विद द ऑल प्रोविजंस रिगार्डिंग द एक्स्ट्राडिशन की कोई देख क्रिमिनल भग जाता है या फिर बाहर का कोई यहाँ आ जाता है, कैसे पकड़ेंगे, कहाँ रखेंगे, क्या गिरफ्तार करेंगे, इज ऑल अबाउट मेंशन इन द इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट। Apart from this act, there is a section 41 subclause 1 subclause G of the criminal procedure code। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पुराने वाले लॉ का है, न्यू का मैं आपको आई विल बी प्रोवाइड टू यू, है ना, मे भी ट्राई करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूं, ठीक है। जो भारतीय सुरक्षा अधिनियम जो अभी आया है, नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, उसके हिसाब से जो लॉ होगा आई विल टॉट टू यू, ठीक है। तो पुराने लॉ में तो 41 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में ये है कि इफ यू अरेस्ट एनी टाइप ऑफ पर्सन हु इज द ऑफेंडर ऑफ द अनदर कंट्री, देन यू डायरेक्टली इन्फॉर्म टू द गवर्नमेंट एंड टू द एम्बेसीज आल्सो, इंटरपोल से सबको आप वो इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। सेक्शन 188 हैज बीन कमिटेड एट एनी प्लेस, मगर अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी इंडिया की किसी भी प्लेस में ऑफेंस कमिट करता है, देन ही विल बी लाइबल एज पर द लॉ ऑफ इंडिया। अब वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, अगर कोई बाहर का फॉरेनर इंडिया में ऑफेंस कमिट करता है, तो नाउ द इंडियन गवर्नमेंट डील हिम लाइक दैट ही इज कमिटेड द ऑफेंस इंडिया, तो उस हिसाब से उसे पनिशमेंट मिलेगी। अगर उसे दूसरी कंट्री उसके वापस भेजना है, तो वो हम अलग से डिसाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि उस कंट्री के साथ हमारी ट्रीटी बन रही हो कि भाई अगर आपका कोई एक व्यक्ति हमारे यहाँ ये ऑफेंस कर देता है, तो उसे हम इस तरीके से सजा देंगे या फिर कम देंगे या फिर आपके लॉ के हिसाब से देंगे, जो भी वो लॉ होगा उस हिसाब से हम उसे डील करेंगे। गेट इट? सो दैट इज अ कंसेप्ट रिगार्डिंग द एक्स्ट्राडिशन। नाउ वी कम विद द नेक्स्ट कंसेप्ट एंड द लास्ट कंसेप्ट फॉर टुडेज क्लास, द असाइलम। अब यहाँ तक तो हमने समझा कि एक ऑफेंडर दूसरी कंट्री में चला जाता है, तो उसे ये उसको रिटर्न बैक करना पड़ता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि रिटर्न बैक ना करा जी, इट कैन अकर, और ऐसा होता है। असाइलम मीन्स शरणागति देना, किसी को शरण दे देना, ठीक है। अब इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल कारण हो, रिलीजन कारण हो, ओपिनियन हो, थॉट प्रोसेस हो, कुछ ओरिएंटेशन हो, वट एवर बी एनी रीजन कैन बी अकर रिगार्डिंग टू गिव द असाइलम टू समवन, कि भाई मेरी उस कंट्री से तो वैसे ही नहीं बनती, तू आ जा, मुझे तेरी जरूरत भी है। या फिर मेरी मानना, मतलब सपोज कोई परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, जैसे कल को, अब जैसे हमने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसमें यही तो है कि अगर हमारी नेबर कंट्री से कोई परसिक्यूटेड माइनॉरिटी इन द सेंस कि वो अपनी कंट्री में परेशान है, माइनॉरिटी है और मेजोरिटी द्वारा भगाए जा रहे हैं, वो अगर इंडिया आते हैं तो हम उन्हें असाइलम देंगे। और असाइलम देना मतलब कि वो अपनी जगह का क्रिमिनल है, वहां का ऑफेंडर है, तब भी हम उसे असाइलम दे रहे हैं। दलाई लामा का केस है, जैसे कि दलाई लामा को हमने असाइलम दे रखा, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट का वो क्रिमिनल ऑफेंडर है, चाइना उसे मांगती रहती है, लेकिन वी स्टिल गिव द प्लेस टू लिव। हमने कहा कि नहीं, इसने तो कुछ गलत करा ही नहीं है, ठीक है, हमारे हिसाब से ये ठीक है। आर्टिकल 14 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट सेज दैट एवरीवन हैज अ राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्री असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। हर व्यक्ति को राइट है, अगर किसी कंट्री ने, देखो व्यक्ति को राइट है असाइलम को एंजॉय करने का, जब कंट्री दे दे। अगर कोई कंट्री किसी को असाइलम दे देती है, तो फिर दूसरी कंट्री उसे छीन नहीं सकती। डिड यू गेट दैट पॉइंट? कि या तो अपने ऑफेंडर को भैया अपने यहाँ पकड़ लो, लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि मैं ऐसे असाइलम दे रहा हूं, तो ये नहीं कि आप उसको जबरदस्ती छीन के ले जाएंगे। गेट इट? हाँ, ये है कि आपके या उससे कोई मतभेद हो गया, उस कंट्री से मत बोलो, उस कंट्री से उससे अपने रिलेशनशिप मत रखो, ट्रेड मत करो, ठीक है। असाइलम के लिए क्या उसको सिटीजन उसको अप्लाई करना पड़ता है जाने के ना, लिए? असाइलम के लिए उसे कुछ नहीं करना पड़ता। असाइलम के लिए वो आएगा, दूसरी कंट्री का ऑफेंडर है, तुरंत इंडिया में आया, इंडिया से कहा कि इंडियन गवर्नमेंट काइंडली सेव मी।
आएगा सीधे पुलिस में अरेस्ट करेगा कि भैया मेरे पीछे चाइनीज पुलिस पड़ी है, मुझे बचा लीजिए। पुलिस ये बात एम्बेसी और उसको बताएगी इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन गवर्नमेंट को ये लगेगा कि नहीं यार, ये हम ही नहीं बचाना, तू अपनी कंट्री में वापस जा, तो हम तुरंत एम्बेसी को वापस कर देंगे। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है ठीक है तू चिंता मत कर, हम हैं तेरे साथ, तो उसे असाइलम मिल जाएगा, उसे राइट टू लिव ऑन दैट कंट्री मिल जाएगा। अब रही बस सिटीजनशिप और नेशनैलिटी की, तो ये इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो आगे क्या उसके साथ डील करती है, या फिर अगर वो 4-5 साल यहाँ पर लगातार रह जाए और वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में आने लगे तो वो अप्लाई कर दे, तो गवर्नमेंट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसे सिटीजनशिप दे या ना दे, वो अलग इशू है। गेट इट? अब असाइलम भी दो तरीके के होते हैं, टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। टेरिटोरियल की लाइक दैट कि अपनी कंट्री में असाइलम देना, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की लाइक कि अपनी कंट्री में नहीं दिया, बाहर किसी कंट्री में उसकी मदद करा रहे हैं अपनी टेरिटरी से बाहर। जैसे कि इंडिया असाइलम नहीं दे रहा, नेपाल में रखवा दिया उसको, नेपाल से तो चिंता मत कर हम हैं, तो कहीं ना कहीं दो कंट्री उसे असाइलम दे रही है, इंडिया भी और नेपाल भी। या फिर कोई ऐसा टापू है दूर का, किसी की जुरिडिक्शन में नहीं आ रहा, वहां रख दिया और फिर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम है। ठीक है, तो असाइलम एक्सट्रेडिशन सम रिलेटेड टू ईच अदर। अगर हम उसको सरेंडर कर देते हैं तो एक्सट्रेडिशन हो गया, सरेंडर नहीं करा, उसको राइट टू लिव दे दिया अपनी कंट्री में, असाइलम दे दिया, राइट ऑफ शेल्टर दे दिया, तो वो असाइलम हो गया। क्लियर? all these topic like extradition, immigration and the asylum are directly indirectly related to the nationality। आपका किस नेशन से कैसा आपकी कंट्री का रिलेशन है, यही डिफाइन करेगा कि वो आपको असाइलम देगा कि नहीं देगा। एनिमी रिलेशन है तो दे देगा असाइलम, लेकिन वो आपकी कंट्री का फ्रेंड निकला, मोदी जी का अच्छा दोस्त निकला, तो मोदी जी तो उठा लेंगे आपको वहां से, ठीक है, तो वो इमिग्रेशन आपको एक्सट्रेडिशन करवा लेंगे। तो ये रिलेशन आपकी नेशनैलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई नेशनैलिटी प्ले अ वाइटल रोल इन एवरी टाइप ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ दैट सिटीजन, ठीक है। चलो आज की क्लास एंड करें, कोई डाउट किसी को? ओके देन, थैंक यू एवरीवन।